नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, पिछले करीब 10 महीनों से जन सुराज अभियान के तहत हम लोग ये पदयात्रा गांधी आश्रम भितिहरवा चंपारण से हम लोगों ने शुरू की है और पिछले 10 महीनों में करीब 3000 से ज़्यादा गांव होते हुए पश्चिम चंपारण से शुरू करके पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, इन जिलों को घूमते हुए हम लोग समस्तीपुर में पिछले कई हफ्तों से हैं। अभी मैं समस्तीपुर में अगले 2-3 हफ्ते और रहूँगा, करीब करीब 15 से 20 दिन और रहूँगा। यात्रा के दौरान जो अनुभव हुआ, जो लोगों से मिले, जो लोगों की समस्याएं देखी, लोगों ने बताया, उसके आधार पर जब पत्रकारों से प्रखंड के स्तर पर मिलते हैं तो उनसे अपनी अनुभवों को साझा करते हैं। आपके प्रश्न भी अभी लेंगे, तो मैं संक्षिप्त में जो 2-4 बातें हमने देखी समझी वो आपको बता देते हैं। समस्तीपुर के बारे में भी जो बातें हमने देखी वो बता रहे हैं। बिहार के स्तर पर जो लोगों ने बताया, जो देखा, जो समझा, उसके तहत हम ये कह सकते हैं कि बिहार के लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या आज बिहार में बेरोजगारी और पलायन है। ये बात बताने के लिए आपको 3000 गांव में पैदल जाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो ज़्यादातर लोगों को मालूम है कि बिहार में बेरोजगारी और पलायन बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन गांव में जाने से जो अनुभव हुआ वो इस समस्या के विकरालता और इसके सामाजिक आर्थिक पहलुओं को दर्शाता है। कई लोगों को, हमको, आपको लगता है कि बेरोजगारी और पलायन बिहार के गरीबों की समस्या है। ऐसी बात नहीं है। ये दोनों ऐसी समस्या है जिसमें गरीबों के साथ साथ जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनको भी इस त्रासदी को झेलना है। गांव के गांव बिहार में खाली हो गए। गांव में जब हम लोग जाते हैं तो बुजुर्ग लोग मिलते हैं, महिलाएं मिलती हैं, बच्चे मिलते हैं, नवयुवक हैं ही नहीं। 40 से 50% युवा जो है वो गांव से रोजगार की तलाश में या पढ़ाई के लिए बाहर चला गया है। जिन गांव में, जिन पंचायतों, जिन प्रखंडों में बाढ़ का प्रकोप है वहां पर पलायन की स्थिति और भयावह है। यही स्थिति कमोवेश बेरोजगारी की है। जो गरीब लोग हैं वो रोजगार की तलाश में बाहर मजदूरी करने जा रहे हैं, लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, किसानों, बड़े किसान हैं, मध्यम वर्गीय किसान हैं, समृद्ध परिवार हैं, उनके लिए भी उनके बच्चों को रोजगार ढूंढना उतनी ही बड़ी समस्या है। पलायन की जो त्रासदी है उसने बिहार में, बिहार का जो सामाजिक ताना बाना है उसको ही बर्बाद कर दिया है। यहाँ परिवार की परिकल्पना अब बची ही नहीं है। हम यहाँ 9 महीने 10 महीने से पैदल चल रहे हैं तो लोग बताते हैं कि भाई ये घर परिवार छोड़कर 10 महीने से पैदल चल रहे हैं, लेकिन बिहार के ज़्यादातर परिवार को आप ध्यान से देखिएगा तो उनकी तो सच्चाई यही है कि साल में 10 महीना 11 महीना घर के जो अगुआ हैं, घर के जो नवयुवक हैं, पुरुष हैं, उनको अपने परिवार के साथ रहने का सुख नहीं है। कोई छठ में, ईद में घर आया, शादी विवाह में घर आया, बाकी सारे टाइम या तो पढ़ाई के लिए या कमाई के लिए आपको बाहर ही रहना है। और ये समस्या कमोवेश हर जिले में मुझे उतनी ही दिखी, समस्तीपुर में बल्कि ज़्यादा दिखी। समस्तीपुर में जो गरीबी का आलम है, जितने जिलों से हम चल कर आए हैं, मैं इसको शिवहर के करीब समकक्ष मानूंगा। शिवहर या पश्चिम चंपारण में जो गरीबी दिख रही है वैसी गरीबी मुझे समस्तीपुर में दिखी। दूसरी जो समस्या है वो बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त होना। ये हर गांव में जो अनपढ़ व्यक्ति हो या पढ़ा लिखा हो, गरीब हो, अमीर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, हर व्यक्ति बात कर रहा है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। कई लोगों को, हमको, आपको या सामान्य तौर पर समाज में ये लगता है कि बिहार में शिक्षकों की गुणवत्ता खराब होने से शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। शिक्षकों की गुणवत्ता इस पूरी समस्या का एक मात्र पहलू नहीं है, एक छोटा पहलू है। शिक्षा व्यवस्था इसलिए खराब हो गई है क्योंकि सरकार को के लिए शिक्षा की प्राथमिकता है ही नहीं। दूसरी बात जो है कि ये जो समता मूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया पिछले 10 साल में, जिसके तहत हर गांव, हर पंचायत, हर प्रखंड में स्कूल खोले गए, इसमें पूरे बिहार में आप देखेंगे तो जो शिक्षा व्यवस्था है उत्क्रमित विद्यालयों और नियोजित शिक्षकों के भरोसे छोड़ दिया गया। जो प्राथमिक विद्यालय थे उसको कागज पर उच्च विद्यालय बना दिया गया, मध्य विद्यालय बना दिया गया, मध्य था उसको उच्च बना दिया गया, और नियमित शिक्षकों के धीरे धीरे रिटायर होने के बाद जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है वो रह गई नियोजित शिक्षकों के कंधों पर।
तो जो नियोजित शिक्षक पहले शिक्षा व्यवस्था में एडिशनल हैंड के तौर पर मदद के लिए शिक्षा मित्र के तौर पर लाए गए थे, अब उन्हीं के कंधों पर पूरी शिक्षा व्यवस्था है। और मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ शिक्षकों की समस्या नहीं है, इसलिए कि अगर आप कॉलेज को देखिएगा तो कॉलेज में तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ाई करा रहे हैं, कॉलेज में तो खिचड़ी नहीं बट रही है, तो कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? कॉलेज में भी बिहार में पढ़ाई नहीं हो रही, स्कूल से खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज से डिग्री बट रहा है, लेकिन पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। ये कहीं ना कहीं आपको बताता है कि सरकार की जो शिक्षा को लेकर नीति है, उनकी जो प्राथमिकता है उसमें शिक्षा है ही नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के शासन काल का जब इतिहास लिखा जाएगा तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना, इसको उनके शासन काल का सबसे बड़ा काला अध्याय माना जाएगा। ऐसा इसलिए कि उनके शासन में मान लीजिए कि आज भ्रष्टाचार है, सड़क नहीं है, उद्योग रोजगार नहीं है, कल एक अच्छी सरकार आएगी तो सड़क बन सकती है, भ्रष्टाचार रुक सकता है, उद्योग लग सकते हैं। लेकिन जो 2 पीढ़ी इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से पढ़ के निकल गई, अब अगर कल एक अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी अब वो सुधरने वाला नहीं है, उनको जीवन भर शिक्षित समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा। तीसरी जो बड़ी समस्या लोगों ने बताई, जो देख रहा है, वो है किसानी की समस्या। बिहार में बोलचाल की भाषा में मैं आपको बताऊं तो किसानी जो है, खेती जो है, वो कमाई का जरिया नहीं है। 100 में 4-5% किसानों को अगर छोड़ दें तो बाकी सारे लोगों के लिए खेती जो है वो या तो पेट भरने का साधन है या फिर खेत में मजदूरी करने का साधन है। सिर्फ 5 से कम प्रतिशत किसान ही ऐसे हैं जिनके पास 2 बीघे से ज्यादा का मालिकाना हक है, और वही लोग कुछ खेती से कमाई कर पा रहे हैं। बाकी जितने यहाँ पर लोग हैं, 100 में 60 लोग जमीन उनके पास है ही नहीं, भूमिहीन लोग हैं, वो खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं। और जो 40 लोग जिनके पास जमीन है, उसमें 35 लोग ऐसे हैं जो कि 2 बीघे से कम की मालकियत वाले हैं। तो 2 बीघे से कम की जो खेती करता है या जो मजदूर है बटाई लेकर खेती करता है, उसके लिए खेती कमाई का जरिया नहीं, खेती उसके लिए पेट भरने का जरिया है। खेत में वो उतना ही उपजा पाता है कि अपना और अपने बाल बच्चों का पेट भर सके, उससे उसको कमाई नहीं होना है। और इसके साथ साथ जो 2 और बड़ी समस्या किसानों को है, एक तो है जल संसाधन की जो व्यवस्था है। आधा बिहार बाढ़ प्रभावित है, ये तो सबको मालूम है, उसकी चर्चा भी होती है, आप लोग लिखते भी हैं। लेकिन जो उससे बड़ी त्रासदी है कि जहां पर बाढ़ नहीं आ रहा है वहां पर सूखे और जल जमाव की जो समस्या है। छपरा से जब आप आगे चलिएगा तो छपरा में, सिवान में, वैशाली और समस्तीपुर में कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जहां 2-4-5 हजार बीघा जमीन चवर के तौर पर बर्बाद नहीं, जहां पानी लगने की समस्या नहीं। आप रोड पर चल रहे हैं तो दाहिने साइड में लोग बताते हैं कि बाढ़ आता है, बाएं साइड में लोग बताते हैं कि सूखा पड़ता है। तो जल प्रबंधन की जो यहाँ व्यवस्था है उससे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान किसानों का है, सारी परेशानियों के बाद किसान जो बिहार में उपज करता है उसको उसका उचित दाम नहीं मिलता है। एक आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से बिहार में जो उपज होती है, अगर उसका उचित दाम मिल जाए तो बिहार के किसानों को हर साल 20 से 25 हजार करोड़ रुपया अलग से मिलने लगेगा। मतलब अगर उचित दाम जो किसान उपजा रहा है वो मिल नहीं रहा है, उसकी वजह से किसानों को हर साल 20 से 25 हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है। धान की कीमत है 2050 रुपया और आप धान बेच रहे हैं 1300-1400 रुपया में। पिछले 10 वर्ष में, ये आंकड़ा आप याद रखिए, पिछले 10 वर्ष में बिहार में सिर्फ 13% धान ही सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदा गया। हम लोग अक्सर बात करते हैं कि पंजाब में किसान कितना धनी है। पिछले 10 वर्ष में, इन्हीं 10 वर्षों में पंजाब में 70% धान समर्थन मूल्य पर खरीदा गया, बिहार में सिर्फ 13% धान खरीदा गया। पंजाब में 70% से ज्यादा गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा गया, बिहार में 1% से कम गेहूं ही समर्थन मूल्य पर खरीदा गया। तो ये जो तीनों समस्या है, आधारभूत समस्या, भूमि सुधार का लागू न होना, जल संसाधन की समुचित प्रबंधन व्यवस्था न होना और किसानों के फसल का दाम न मिलना, इसकी वजह से किसानी जो है अब बिहार में कमाई का जरिया नहीं रह गई है।
जो लोग भी खेती किसानी कर रहे हैं, अगर उनके घर में कोई नौकरी नहीं करता है, कोई दूसरा रोजी रोजगार व्यापार नहीं है, तो सिर्फ खेती किसानी करके आप अपना जीवन नहीं चला सकते। इसके अलावा जो तात्कालिक समस्या लोग बताते हैं कि खाद यूरिया की जो किल्लत है, 277 रुपये का यूरिया लोग 500, 600, 700 में खरीद रहे हैं, जो काला बाजारी है, जमीनों के रसीद को काटने में जो भ्रष्टाचार है, ये बातें तो लोग बताते ही हैं। इसके अलावा बेरोजगारी, पलायन, किसानी और शिक्षा के बाद जो 4 सबसे बड़े केंद्र सरकार की योजनाओं पर सरकार लोगों की परेशानी है और लोग टीका टिप्पणी करते हैं, उसमें पहली योजना है प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण योजना। जो है इसमें 5 किलो लाभार्थियों को अनाज मिलना है। बिहार में अभी तक मैं जितने गांव में गया हूं, कहीं पर भी किसी को 5 किलो अनाज नहीं मिल रहा है। इसकी वजह यह है कि यहाँ प्रति क्विंटल 35 से 40 रुपए के दर से जनप्रतिनिधि और अपराधी चोरी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में पैसा ले रहे हैं। इसकी वजह से लोगों को, लाभार्थियों को 5 किलो के बजाय 3.5-4 किलो अनाज ही मिल रहा है। और इस भ्रष्टाचार, इस लूट में ज़्यादातर जगहों पर विधायक भी शामिल है। हर महीने 6 से 8 रुपये प्रति क्विंटल उनको भी, उनका भी हिस्सा उनको मिल रहा है। दूसरी जो केंद्र सरकार की योजना है बहुत बड़ी, वो है आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में, जिसको लोग गांव देहात में इंदिरा आवास योजना से ही अभी जानते हैं। इस योजना के तहत ज़्यादातर लोग जो मिले हैं लाभार्थी, वो इंदिरा आवास योजना के लाभार्थी मिले, जिसमें लोगों को 20,000 से 40,000 रुपये तक घर बनाने के लिए पहले मिलता था। अभी जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके तहत 1,40,000 रुपया लाभार्थियों को मिलने की बात है। लेकिन भ्रष्टाचार का आलम यह है कि कोई भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभार्थी 20 से 35,000, 40,000 रुपया दिए बगैर इसका लाभ नहीं ले सकता है। जहां पर जिन पंचायतों में जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे हैं, वहां पर भी अधिकारी 20,000 रुपये प्रति लाभार्थी तो लेंगे ही लेंगे। जहां जनप्रतिनिधि भी पैसा ले रहे हैं, वहां पर लोगों को 35,000, 40,000 रुपया देना पड़ रहा है। इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना में बिहार सरकार का पिछले साल का यूटिलाइजेशन है करीब 60%। मतलब अगर जितना आवास बनाने के लिए पैसा दिल्ली सरकार ने देना था 100 रुपया, तो उसके बदले हम लोग 60 रुपया ही लेकर आए, 40 रुपया लेकर ही नहीं आए। तीसरी बड़ी योजना है शौचालय स्वच्छ भारत अभियान। तो भैया पूरे बिहार में जहाँ तक अभी तक मैं गया हूँ, सब गांव में खुले में शौच आज भी जीवन की सच्चाई है। कहीं पर भी ये जो ODF सर्टिफिकेट जारी किया गया है, ये ज़्यादातर फर्जी है। ज़्यादातर लोगों से 2,000 रुपये लेकर शौचालय के नाम पर 10,000 रुपये दिए गए, 12,000 रुपये दिए गए, 2,000 रुपये का घूस लिया गया। किसी ने इस बात की चिंता नहीं की कि शौचालय बना कि नहीं, कि उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं। चौथी बड़ी योजना जो केंद्र सरकार की है वो है मनरेगा। मेरा अपना मानना था कि बिहार में गांव देहात में हमको मनरेगा के बहुत सारे लाभार्थी, मनरेगा के मजदूर, मनरेगा के कार्य देखने को मिलेंगे। मैं आपको 10 महीने पैदल चलने के बाद विश्वास से बता रहा हूं कि अभी तक हमको मनरेगा का कोई सक्रिय कार्यक्रम दिखा ही नहीं। लोग रास्ते में चलते हुए बताते हैं कि ये पेड़ मनरेगा के तहत लगाया गया है, या फिर ये पंचायत भवन, आंगनबाड़ी सेंटर में मनरेगा के तहत काम हुआ, कोई बांध उन पर मिट्टी फेंकी गई है, लेकिन ये सब पहले की बात है। आजकल सक्रिय मनरेगा का कोई काम होता हुआ जमीन पर हमको दिखा नहीं। ये ऐसी योजना है जिसको धीरे धीरे पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। और मनरेगा में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि 40% इसमें कमीशन काटा जा रहा है। पिछले बरस बिहार सरकार का मनरेगा का यूटिलाइजेशन है 39%, 39%। मतलब 100 रुपया मनरेगा के तहत बिहार को मिलना था, तो उसके बदले में हम लोग सिर्फ 40 रुपया ही लेकर आए। और जो 40 रुपया लेकर आए उसमें 40% भ्रष्टाचार के तौर पर लोगों के पास, बिचौलियों को चला गया। जनता को 25 रुपये का ही लाभ मिला। इसके अलावा जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाओं में 7 निश्चय के तहत सबसे एक बड़ी योजना थी युवाओं को बेरोजगारी भत्ता। 2015 में ये बताया गया था कि 18 साल से 35 साल के सभी युवाओं को 1,000 रुपये प्रति माह सरकार की ओर से राशि मिलेगी सहायता के लिए, ताकि उनको मजबूरी में कहीं पलायन न करना पड़े। ये 2023 में हम लोग बैठे हैं, अभी तक मुझे नहीं लगता है कि किसी भी युवा को ये सहायता मिली है। ये योजना शुरू ही नहीं की गई, किसी को इसका लाभ नहीं मिला है। दूसरी योजना
सरकार की बड़ी है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। 2015 में अनुमान था कि हर बिहार में 12वीं से आगे पढ़ाई करने के लिए अगर बच्चों को सस्ते दर पर ऋण दिया जाए तो कोई 1.25 करोड़ बच्चों को इसका लाभ मिलेगा और सभी परिवार के बच्चे बिना अपने परिवार पर भार बने हुए अपने आगे की पढ़ाई जारी रख सकेंगे। 1.25 करोड़ के टारगेट के अगेंस्ट करीब 8 से 9 लाख लोगों को इसका लाभ मिला है और इस योजना को भी धीरे धीरे लोगों ने भुला ही दिया है। तीसरी बड़ी योजना है नाली गली पक्कीकरण की योजना, जो 7 निश्चय का हिस्सा था। 2015 में बताया गया था कि नालियों और गलियों के पक्कीकरण पर 80,000 करोड़ रुपया 5 वर्ष में खर्च किया जाएगा। योजना ये थी कि बिहार के हर घर से जो नाली निकलती है गांव में उसका पक्कीकरण किया जाएगा। उस नाली को लाकर एक बड़े नाले से जोड़ा जाएगा ताकि गांव से पानी को निकालकर बाहर उसका निस्तारण किया जा सके। तो किसी भी गांव में 3000 में अभी तक हमको ऐसा नहीं मिला जहां घरों के नालियों का पक्कीकरण किया गया हो। गांव में सड़क के किनारे नाली, बड़े नाले जरूर बने हुए कुछ जगह दिखे, लेकिन ये बड़े नाले बेतरतीब तरीके से बनाए गए हैं। ज्यादातर जगहों पर इनको ना घरों के नालियों से जोड़ा गया है, ना इन नालों से पानी को बाहर निकालने की व्यवस्था की गई है। नतीजा ये हुआ है कि रोड के किनारे बने हुए इन नालों की दशा एक कूड़ेदान की तौर पर है। इससे पानी का निस्तारण कहीं नहीं हो रहा है। चौथी एक जो बड़ी योजना जिसकी चर्चा बहुत होती है वो है नल जल योजना। 2015 में एक अनुमान किया गया था कि बिहार में हर घर में अगर नल से पानी पहुंचना है तो 5 वर्ष में करीब करीब 25,000 करोड़ रुपया खर्च करना होगा। योजना शुरू हुई, नल जल योजना के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए। सरकार का दावा है कि 2/3 गांव में, प्रखंड और वार्ड में नल जल योजना चल रही है। मैं जमीन पर जो घूम के देख रहा हूँ, मेरा अपना अनुमान है कि 2/3 से ज्यादा नल जल योजना काम नहीं कर रही है। ज्यादातर जगहों पर ये योजना ठीक से बनी नहीं, जहां बनी वहां चली नहीं। कई जगहों पर चली लेकिन जब वार्ड सदस्य चुनाव हार गए उसके बाद वो चलना बंद हो गई। एक जो समस्या नल जल की है जिसके बारे में आप लोग भी कम चर्चा करते हैं कि जिस जमीन पर नल जल बना हुआ है, जिस जमीन पर पंप बना हुआ है, टंकी लगी हुई है, उस जमीन के मालिकाना हक को लेकर बहुत बड़ा विवाद है। ज्यादातर जगहों पर जो वार्ड सदस्य थे उस समय, उन्होंने अपने या अपने रिश्तेदार, जान पहचान के मित्रों के घर पर जमीन पर ये योजना को लगाया। लोगों के दिमाग में ये आया कि जिसके जमीन पर ये योजना लग रही है उसको एक तरीके से हर महीने कुछ राशि मिलेगी, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। वो हुआ नहीं। अब हुआ ये कि वार्ड सदस्य जब चुनाव हार गए तो अब इसका मालिकाना हक नए वार्ड सदस्यों को मिल ही नहीं रहा है। जहां सरकार जबरदस्ती करके दिला भी रही है तो जमीन का मालिकाना हक तो किसी दूसरे के पास है। तो कई गांवों में हम लोगों ने देखा नल जल योजना में लोग बेजाब्ता शादी ब्याह में पानी बेचने का व्यवसाय कर रहे हैं। नल जल योजना के तहत जो बोरिंग लगाई गई है उस बोरिंग से पानी बेचते हैं, उससे पैसा लेते हैं और लोगों को उसका पानी नहीं मिल रहा है। कई जगह पर लोगों ने ये भी शिकायत की, खासकर दलित बस्तियों में, अगर बीच में सवर्णों का या बीच में ऐसी जाति दबंगों का जमीन है तो नल लगाने के लिए जो पाइप बिछाया जाना है वो पाइप बिछाया ही नहीं गया है। तो ये नल जल योजना की हालत है। 2 क्षेत्र जहां सुधार है, जहां जिसकी सुधार की चर्चा होती है, वो सड़क और बिजली। बिहार में जहां भी अभी गए हर जगह बिजली आ गई, लेकिन पिछले कई महीनों से मैं लगातार बता रहा हूं कि बिजली तो हर जगह आ गई है, लेकिन समाज के नज़र में, लोगों के हिसाब से उनका जो बिल है वो गलत और बहुत ज़्यादा आ रहा है। हर गांव में 10, 20, 50 आदमी ऐसे मिलते हैं जो बताते हैं कि 2000 से लेके 50,000, 80,000, 1 लाख रुपए तक भी लोगों का बिल आया है। एक बार आपका बिल गलत आ गया तो आप फिर DCLR का और लोक अदालतों का चक्कर लगाते रहिए, आपका कनेक्शन कट जाएगा और फिर उसकी सुनवाई कहीं नहीं होनी है। कटिहार में बरसोई में जो घटना हुई है अभी 2 दिन पहले, वो इसी बात का नतीजा है। मैं पिछले 9 महीने से कह रहा हूं कि बढ़े हुए और गलत बिजली के बिल आज नहीं तो कल एक बड़ी सामाजिक राजनीतिक समस्या के तौर पर बिहार में उभरने वाला है, क्योंकि लोगों की कोई सुनवाई नहीं है उसमें। दूसरी एक जो सड़क की बात है, निश्चित तौर पर राष्ट्रीय और राजकीय, नेशनल और स्टेट हाईवे में बिहार में सुधार है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, सड़कें बनी हैं। लेकिन ग्रामीण सड़कों की स्थिति लोग जैसा बताते हैं, जो मैं देख रहा हूं गांव में जाकर, ग्रामीण सड़कों की स्थिति कमोवेश वही है जो लालू जी के जमाने में होती थी।
ग्रामीण सड़कों की स्थिति, चाहे वो पंचायती राज की रोड हो, चाहे ग्रामीण कार्य विभाग का रोड हो आरईओ का, या फिर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री संपर्क योजना के तहत बनाया गया सड़क हो, उन सड़कों की हालत बिल्कुल बदहाल है, उसमें कोई सुधार नहीं है। इसके अलावा जो पूरे पदयात्रा के दौरान 3 जो शब्द समाज में सबसे ज्यादा सुने जाने को मिले, वो है अफसरशाही, दूसरा है भ्रष्टाचार और तीसरा है पीसी। अफसरशाही से परेशान जनता, चाहे आप पत्रकार हैं, जनप्रतिनिधि हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, जो कोई भी समाज में मिलता है वो ये बताता है कि इस राज्य में आज की तारीख में अफसरों की मनमानी है, अफसरशाही है, अफसर जो चाहेगा वही होगा। कई लोग जो बताते हैं कि भाई इस राज्य ने पहले अपराधियों का जंगल राज देखा है, आज का जो दौर है ये अधिकारियों का जंगल राज है, जो अधिकारी चाहेगा वही होगा। दूसरा जो शब्द लोग बताते हैं भ्रष्टाचार, बिहार में भ्रष्टाचार इतनी तेजी से आगे बढ़ा है कि कोई भी लोगों की नज़र में सरकारी दफ्तर ये ऐसा नहीं है, कोई सरकारी विभाग नहीं है जहां पर बिना पैसा दिए हुए आप काम करा सकते हैं। चाहे आप सरकारी योजना का लाभ हो, चाहे आपको अपने जमीन का रसीद कटाना हो, चाहे आपके पासपोर्ट का वेरिफिकेशन हो, कोई भी काम, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र हो, सरकार से जुड़ा हुआ कोई ऐसा काम नहीं है जो बिना पैसे के, बिना घूस के हो सकता है। और तीसरा जो नया शब्द मैं बिहार में सुन रहा हूँ 5 वर्ष के बाद आने के बाद, वो है पीसी। ये जो दलाली का नया नाम है, कोई योजना ऐसी नहीं है बिहार में, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना, कोई भी हो, उसमें व्यवस्थित तरीके से अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के मिली भगत से एक सर्टेन परसेंटेज पीसी के तौर पर काटा जाएगा, और ये पीसी 10% से लेकर 40% तक हो सकता है। बिना पैसा दिए, बिना पीसी दिए किसी का काम नहीं होना है। जो जनप्रतिनिधि है, मुखिया है, उसको भी बिना पैसा दिए काम वो भी नहीं करा सकता है। तो ये हालात है बिहार में। ये मेरा अभी तक का अनुभव है। अब अगर आपका जो सवाल है वो आप कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, मैंने आपको बताया ये हसनपुर अकेले की समस्या नहीं है। सिवान के बाद से जब मैं चल रहा हूं तो कोई ऐसा प्रखंड नहीं है। 90% प्रखंडों में हजारों एकड़ जमीन जल जमाव, चवर जिसको आप लोग कहते हैं लोकल भाषा में, चवर की वजह से या तो वो वहां से एक ही फसल मिल रहा है या एक फसल भी नहीं मिल रहा है, और उसको लेकर कोई कार्यक्रम, कोई सुनवाई, कोई योजना सरकार के पास पिछले वर्षों से नहीं है। लोगों ने इसको नियति मान लिया है कि जल जमाव की वजह से इस जमीन में हमें एक ही फसल मिलेगी या वो भी नहीं मिलेगा। हसनपुर भी वही हालत है। हसनपुर में मैं कल आया हूँ और आज भी यहाँ पदयात्रा करूँगा। जो यहाँ गरीबी है, जो हालात हैं, यहाँ के बड़े लोग, यहाँ के जो विधायक, समस्तीपुर की त्रासदी ये है, यहाँ से बड़े बड़े नेता चुनकर मंत्री हैं। राज्य सरकार में 3 मंत्री और केंद्र सरकार में 1 मंत्री है, लेकिन यहाँ लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। आप किसी समाज के हैं, किसी वर्ग के हैं, हसनपुर के हैं कि मोदी नगर के हैं कि मोरवा के हैं कि उजियारपुर के हैं, लोगों की कोई सुनवाई नहीं है। जल जमाव सिर्फ हसनपुर की समस्या नहीं है। समस्तीपुर जब पूरी यात्रा खत्म होगी तो मैं एग्जैक्ट आंकड़ा भी जारी कर दूंगा, लेकिन अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं 80% जगहों पर, पंचायतों में जहां हम लोग गए हैं, कोई ना कोई भूभाग जल जमाव से प्रभावित है। भाई मेरे, आप बार बार आपको मैं कह रहा हूँ, ये अच्छी बात है, आप हसनपुर के पत्रकार हैं, आप यहाँ की बात बता रहे हैं। ये हर प्रखंड की ये स्थिति है, ऐसा नहीं। आप बात ही नहीं,
आप बात ही नहीं समझ रहे हैं। मान लीजिए कि आपकी बात में तब मानता है कि यहाँ से चली गई और जल जमाव की यहाँ समस्या है। भाई यहाँ से जब समस्तीपुर चली गई तो समस्तीपुर में कौन स्थिति सुधर गया? वहाँ तो वहाँ भी वही दशा है। अगर ऐसा होता कि यहाँ पर जो योजना आई, जो कार्यालय खुला, वो यहाँ से चला गया, जिसकी वजह से यहाँ जल जमाव की समस्या है या नहर की समस्या है, तो मैं इस पर चर्चा करता। मैं आपको बता रहा हूं कि बिहार के ज्यादातर जगहों पर पूरा जल संसाधन जो विभाग है, वो जिसको सफेद हाथी कहते हैं, उसका काम ही यही है कि बाढ़ में पैसा कमाओ, फिर सुखाड़ में पैसा कमाओ, और दोनों से ना हो तो फिर जल जमाव में पैसा कमाओ। ये जल प्रबंधन विभाग नहीं है, ये जल कुप्रबंधन विभाग है। 50% जमीन बाढ़ से प्रभावित है, 50% जो बची हुई जमीन है या तो सूखे से प्रभावित है या फिर जल जमाव से प्रभावित है। ये सीवान के बाद की हालत है। सीवान से पहले जब जाएंगे आप सीमावर्ती चंपारण में, तो वहाँ जल जमाव के बजाय नदियों, जो नेपाल से नदियाँ आती हैं, वो नदियों के बहाव में जो परिवर्तन होता है रूप में, वो समस्या है। कुल मिला जुलाकर जो जल संसाधन है उसको वो यहाँ कमाने का सबसे बड़ा जरिया है। आप देखेंगे जो भी सत्ता में रहता है, चाहे जिस भी गठबंधन की सरकार रहे, लेकिन जो सत्ता में रहता है वो सत्ताधारी दल जल संसाधन डिपार्टमेंट किसी को नहीं देता है। वो जल संसाधन अपने पास ही रखे हैं, क्योंकि ये कमाने का, लूटने का सबसे बढ़िया विभाग है। इसलिए कि रोड में अगर चोरी कीजिएगा तो कम से कम लोगों को दिखेगा कि रोड नहीं बना। जल संसाधन ऐसा विभाग है कि बाढ़ आया, बाढ़ के नाम पर हजारों करोड़ रुपए लूट हो गई, आपने बता दिया काम हुआ था, बाढ़ में सब बह गया, अगले साल फिर वही काम। तो ये लूट का फुल प्रूफ डिपार्टमेंट है। हसनपुर अकेला नहीं है, और यहाँ पर वो कार्यालय आ भी जाएगा तब भी नहीं सुधरने वाला है। कार्यालय आ भी जाएगा तो वही दशा रहेगी, क्योंकि जहाँ कार्यालय है या यहाँ से कार्यालय हटाकर जहाँ रखा गया वहां पर भी वही दशा है। लोगों को इतना ही संदेश दे रहे हैं कि बिहार में जो आपकी दुर्दशा है ये तब सुधरेगी जब आप सजग होइएगा और नेताओं को, दलों को जाति, धर्म, नाली गली, 5 किलो अनाज, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट नहीं करके अपने बच्चों के पढ़ाई, उनके रोजगार और बिहार के विकास के लिए जब वोट कीजिएगा तभी सुधरेगा। और नहीं तो 5 वर्ष बैठकर हम और आप चर्चा करेंगे। आप लोग पत्रकार हैं तो आप टीका टिप्पणी करेंगे, न्यूज रिपोर्ट लिखिएगा, लोग उससे सहमत भी होंगे, लेकिन जिस दिन वोट देने जाएंगे उस दिन इन समस्याओं को छोड़कर वोट देंगे जाति के नाम पर, वोट देंगे धर्म के नाम पर, वोट देंगे भाजपा के डर से लालू जी को और लालू जी के डर से भाजपा को। तो जब तक इन 4 बातों पर ही वोट पड़ता रहेगा तब तक बिहार सुधर नहीं सकता है। तो जन सुराज का जो प्रयास है पदयात्रा का, कि लोगों को जाकर ये समझाया जाए कि अगर आपको अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगी सुधारनी है तो जो समस्या आपको प्रभावित करती है या जो समस्या आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उन समस्याओं पर वोट कीजिए। वोट चाहे जिसको करना है कीजिए, लेकिन वोट अपनी समस्याओं पर कीजिए। किसी नेता का चेहरा देखकर, उसकी जाति देखकर, उसका धर्म देखकर अगर आप वोट करते रहेंगे तो उससे बिहार में सुधार होने वाला नहीं है। इसको बिहार के समाज को जागृत करने का प्रयास के तौर पर ही आपको देखना चाहिए। इस चुनाव की तैयारी स्वाभाविक है, जब समाज जगेगा तो समाज में वो क्षमता है, वो कल अपने लिए विकल्प बना सकता है, चुनाव लड़ने का निर्णय ले सकता है। लेकिन विशुद्ध तौर पर जो जन सुराज में हम कर रहे हैं, पिछले 10 महीने से कर रहे हैं, ये कोई नई बात तो है नहीं कि क्या करेंगे। 10 महीने से मैं जिन गाँव में गया हूँ, जो मैं भाषण कर रहा हूँ, जो मैं लोगों को समझा रहा हूँ, वो आपके सामने है। मैं सामने से कह रहा हूँ कि ये वोट मांगने का अभियान नहीं है, चुनाव लड़ने का अभियान नहीं है, ये लोगों को ये बताने का अभियान है कि बिहार में जो दुर्दशा है वो तब सुधरेगी जब लोग अपनी दुर्दशा, अपनी समस्या, अपने बच्चों की पढ़ाई और रोजगार पर वोट देंगे। जन सुराज में हम लोगों को जाकर यही समझा रहे हैं कि आप वोट देते समय स्वार्थी बनिए, वोट देते समय अपने बच्चों का चेहरा देखिए, नेताओं का चेहरा देखकर, नेताओं की जाति और धर्म को देखकर वोट मत दीजिए।
इसमें कड़वा क्या है? पहली बात आप अपना तथ्य सुधार लीजिए कि हम कोई नीतीश कुमार जी का प्रचार नहीं कर रहे थे। हमने 10 वर्ष में देश में अलग अलग राज्यों में कई लोगों का प्रचार किया है। 2015 में नीतीश कुमार का भी प्रचार किया है। हमने आज कोई पार्टी बनाई नहीं है लेकिन 2014-15 में जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की और आज के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। 2014-15 में उस नीतीश कुमार की मदद की गई थी जिनके बारे में समाज में ये छवि थी कि 2005 से लेकर 2012-13 के दौर में उस आदमी ने बिहार को सुधारने का प्रयास किया था। 2014 में उस नीतीश कुमार की मदद की गई थी जो आदमी चुनाव लोकसभा में नहीं हारा था 14 में, उसकी पार्टी हारी थी लोकसभा में, लेकिन राजनीतिक मोरालिटी के नाम पर उन्होंने अपना पद छोड़ा था, मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिया था। आज वही नीतीश कुमार चुनाव हार गए हैं। 2020 में नीतीश कुमार चुनाव हार गए हैं। 243 के विधानसभा में अगर आपके 42 विधायक हैं तो आप तो चुनाव हार गए हैं। लेकिन कोई ना कोई जुगत लगा के कभी भाजपा के साथ, कभी आरजेडी के साथ, कभी किसी के साथ कुर्सी पर बैठे हुए हैं, फेविकॉल लगाकर चिपके हुए हैं। जनता जाए भाड़ में, बिहार का काम हो ना हो, हमको मुख्यमंत्री बने रहना है। 2014 में जिस नीतीश कुमार की मदद की गई थी, ये वो नीतीश कुमार हैं कि 2000 वाजपेयी जी के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहते हुए रेल दुर्घटना हुई थी गैसल असम में, तो रेल मंत्री से साहब ने इस्तीफा दे दिया था, ये कहते हुए कि इतने 200 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है, हम कैसे पद पे रह सकते हैं। आज हम देख रहे हैं, आप और हम देख रहे हैं, नीतीश कुमार वही है। हजारों लोगों की मृत्यु हो गई कोरोना में, उसके बाद शराब से आप देख रहे हैं क्या दुर्गति हो रही है। और ये आदमी हंसते रहते हैं, विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं जो पिएगा वो मरेगा। कोरोना में आपने देखा पूरे देश में लोग, बिहार के लोग त्राई त्राई कर रहे थे, रोड पर मारे मारे फिर रहे थे, नीतीश कुमार अपने बंगले से बाहर नहीं निकले। तो जब आप किसी की मदद करते हैं तो मदद किसी विषय पर होती है। उनकी जो उस समय छवि थी राजनेता के तौर पर, प्रशासक के तौर पर, मानवता के आधार पर, वो जब सब बदल गया तो स्वाभाविक तौर पर आज उनका विरोध भी होगा। ये जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में 5 वर्ष का नियम क्यों है? अगर आपने एक बार किसी को वोट दे दिया तो जीवन भर उसी को रहना चाहिए। 5 वर्ष क्यों नियम बनाया गया है? ये नियम 5 वर्ष का इसलिए बनाया गया है कि आपका जिस पर भी भरोसा हो, जिसको भी आप मदद करना चाहते हैं, आप उसकी मदद कीजिए, उसको वोट दीजिए, उसका समर्थन कीजिए, उसका प्रचार प्रसार कीजिए। लेकिन वो समर्थन, वो भरोसा, वो वोट 5 वर्ष के लिए है। अगर वो आदमी, अगर वो विचारधारा, अगर वो दल आपके आशा अपेक्षा पर खरा न उतरे तो नागरिक होने के नाते आपकी जिम्मेवारी है कि जितने मजबूती से आपने उस व्यक्ति, उस दल का साथ दिया है, उतनी ही मजबूती से उस व्यक्ति और दल का विरोध भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार 14-15 में नीतीश कुमार का मदद कर दिए तो अब जीवन भर का कोई बंधुआ मजदूरी लिख दिए कि नीतीश कुमार सही करे या गलत, हम उनकी मदद करते रहेंगे, ये संभव नहीं है। ये अब आपकी सोच ही को दिखाता है कि अगर आपको दिखता है कि हमको एमएलसी बनना है, तब आपकी सोच और आपकी पत्रकारिता को दिखाता है। आपको लगता है कि हमारी भूमिका और हमारी इच्छा एमएलसी बनना है। लोगों में चर्चा नहीं आपके हमको। अरे मेरे भाई, ऐसा है, अगर राजनीति का आपको रॉ भी आता है, रॉ ज़्यादा नहीं, तो भी आपको मालूम है कि अगर हमको एमएलसी और एमएलए और विधायक, मंत्री, राज्यसभा, लोकसभा में जाना है तो उसके लिए हमको एक कदम भी नहीं जाने की जरूरत है। जिस राज्य से कहिएगा उस राज्य से जीत कर चले जाएंगे, जिस पार्टी में जाएंगे वही बना देगा। भैया, दोनों में इंजन तो नीतीश कुमार ही थे, तो जब इंजन ही फेल है तो कोई भी डबल इंजन लगा लीजिए कि 4 इंजन लगा। जब पहला ही इंजन फेल है तो जितना डब्बा रहेगा सब उसमें गोल ही रहेगा। भाई, नाम रखा है, जिन्होंने रखा है उनसे जाकर पूछिए, मेरा वो काम नहीं है। मैं उन विषयों पर टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ जिससे मेरा सीधा सरोकार न हो। आपने देखा होगा, आप पत्रकारिता करते हैं, हम देश भर की राजनीति पर कमेंट्री करते थे, बोलते थे, लेकिन मैंने बिहार के बारे में कभी कुछ नहीं बोला है। बिहार के बारे में मैं तब बोलता हूँ जब पिछले साल मई से मैं बिहार में आ गया हूँ, यहीं रहता हूँ, यहीं गांव-गांव जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तब बिहार के बारे में बोल रहा हूँ। जब बिहार आकर काम कर रहे हैं, बिहार के विषयों पर बोल रहे हैं,
तो केरल में क्या हो रहा है, तमिलनाडु में क्या हो रहा है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा वो कोई संदर्भ नहीं है। जैसे आप पढ़ते हैं कि किसी ने इंडिया बनाया, वैसे हम भी पढ़ रहे हैं कि भाई विपक्षी दलों ने इंडिया बनाया, उस पर कोई हम टीका टिप्पणी करें ये जरूरी नहीं है। जनता की मदद में खड़े हैं। मैं रोज अपने भाषणों में भी कहता हूं कि अभी तक हमने नेताओं की मदद की है, दलों की मदद की है, अब जनता की मदद करने के लिए खड़े हैं। जनता में अगर लोग मिलकर तय करेंगे कि उनको चुनाव लड़ना है, तो जो भी तय करेगा उसकी मदद की जाएगी। आपने देखा होगा, मैं पदयात्रा कर रहा था तो शिक्षकों ने मिलकर एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर आफाक अहमद को चुना, तो उनकी मदद की गई, वो जीत कर भी आए। तो अगर जिन जगहों पर पदयात्रा हो रही है या दूसरे क्षेत्रों में बिहार की जनता चाहती है कि किसी योग्य उम्मीदवार की मदद की जाए, उसको चुनाव लड़ाया जाए, तो जन स्वराज उसकी मदद में खड़ा है। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।